नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे। नया साल ये सवाल लेकर आ रहा है कि आखिर किसका होगा पश्चिम बंगाल। दीदी यानी ममता बनर्जी के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन गया पश्चिम बंगाल, तो उधर बीजेपी के लिए विजय रथ को और आगे ले जाने की प्रतिष्ठा का सवाल। बंगाल में मिशन 200 प्लस के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और नया नारा दिया है, घरे घरे बीजेपी। टीम बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है और जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उभार होता जा रहा है, वैसे वैसे टीएमसी की चिंता भी बढ़ने लगी है और चिंता राजनीतिक हिंसा और झड़पों की शक्ल लेकर अब बंगाल की सड़कों पर भी नजर आने लगी है। नए साल का सवाल। किसका होगा बंगाल? क्या दीदी दुर्ग बचाएंगी? या घर घर बीजेपी छाएगी? पश्चिम बंगाल के सवाल इन दिनों राजनीति के गलियारों में गूंज रहे हैं। बीजेपी तुष्टीकरण, बांग्ला आदर्श और अस्मिता की तलवार से ममता दीदी पर वार कर रही है और ममता दीदी बंगाली बनाम बाहरी जैसे तर्कों की ढाल से बीजेपी के हमलों की काट तलाश रही है। देश के राजनीतिक कैनवास पर बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जो टीएमसी और बीजेपी दोनों के अस्तित्व से जुड़ गया है। टीएमसी पश्चिम बंगाल हारी तो ममता बनर्जी की राजनीतिक साख को बट्टा लगेगा और अपराजेय बनकर उभरती बीजेपी के लिए पूर्वी भारत के उस राज्य में सरकार बनाने की चुनौती है जहां 6-7 बरस पहले तक उसके रंग की छाप तक नजर नहीं आती थी। बीजेपी के राजनीतिक विचारधाराओं के शीर्ष पुरुषों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक धरती पश्चिम बंगाल ही रही है, लेकिन पार्टी की स्थापना के 40 साल बीत जाने के बाद भी पार्टी यहां सत्ता से दूर रही। अब इस असंभव को संभव करने का बीड़ा मोदी शाह की जोड़ी ने उठाया है और इसके लिए धरातल पर काम भी शुरू हो गया है। बंगाल में बीजेपी का जयघोष बना है, हरे कृष्ण हरे हरे बीजेपी घरे घरे। अमित शाह ने 200 प्लस सीट का लक्ष्य रखा है और आंदोलन के जमाने से टीएमसी के साथ ही रहे बंगाल के जननेता शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी में आते ही नारा दे दिया है, हरे कृष्ण हरे हरे बीजेपी घरे घरे। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे बीजेपी घरे घरे हरे कृष्ण हरे हरे। ये नारा 2014 के हर हर मोदी के नारे से मिलता जुलता है। इस नारे में हिंदुत्व का तड़का भी है और बीजेपी का आक्रामक अंदाज भी। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ कार्यकर्ता और प्रमुखों की चौखट पर पहचान की पट्टियां टांगना शुरू कर दी है ताकि ये लोग घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट बटोर सकें। बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं बूथ पे उनका नेम प्लेट इस वक्त यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्लोगन यहाँ पर दे रहे हैं और जो बूथ अध्यक्ष होंगे, जो बूथ अध्यक्ष, उन्हें सम्मानित करने का ये एक तरीका है। तो ये आज कार्यक्रम आपका पूरे दिन चलेगा। आज ये पूरे पश्चिम बंगाल में प्रत्येक बूथ पर हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। हम बूथ अध्यक्ष के घर जा रहे हैं और बूथ अध्यक्ष के घर जा करके उनके यहाँ हम लोग उनका नेम प्लेट लगा रहे हैं। बूथ अध्यक्ष को हम लोग ये बताइए ये क्या है, ये जो अमर बूथ सबसे मजबूत, ये कार्यक्रम पूरे पश्चिम बंगाल में हर बूथ पर हम लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि माननीय नड्डा जी का निर्देश था इस कार्यक्रम को करने के लिए।
बंगाल में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी इस बार के चुनाव में टीएमसी को चुनौती देती दिख रही है, इसलिए कार्यकर्ता भी जोश से भरे हैं। बीजेपी के बातों को हम घर घर में पहुंचाएंगे, चेष्टा कर कोशिश करेंगे। जितना घर में जाएंगे हम उतने हम सक्सेस मिलेगा। घर घर जाकर हम लोग वोट के लिए अपील करेंगे और आने वाले समय में परिवर्तन लेके आएंगे। 2021 में भाजपा का सरकार लेके आएंगे। ये अभियान में हर घर जाएंगे, आंगन बैठक करेंगे, उनके हॉल में जाएंगे, बैठेंगे और उनको समझाएंगे कि ये हमारी ये सरकार अगर नहीं रहती है तो हमारी जो केंद्र की सरकार की जो योजना है हम लोग को उसको लाभ मिलेगा। मोदी जी के सारे जितने भी कार्यक्रम हैं हम लोग सब कुछ जानते हैं। हम लोग घर घर जाके बताएंगे कैसे क्या करना है, नहीं करना है। बंगाल बीजेपी ने राज्य में 3 दिन के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने बूथ अध्यक्षों को घर पर कमल निशान के साथ उनकी नेम प्लेट लगाई, साथ ही माला पहनाकर बूथ अध्यक्षों का स्वागत किया गया। 3 दिन तक बंगाल बीजेपी के सभी पदाधिकारी बूथ स्तर पर सक्रिय रहेंगे। बंगाल में 78,000 से ज्यादा बूथ हैं और बीजेपी ने 26 दिसंबर को ही 60,000 बूथ कवर करने का लक्ष्य रखा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए बीजेपी पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता और बूथ के हर वोटर तक पहुंचने का मिशन रखती है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का बूथ कार्यक्रम खासा सफल रहा था। बीजेपी ने भी इस बार मजबूती के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत वाला कार्यक्रम, जो हमारे उत्तर भारत में जिसको पन्ना प्रमुख कहते हैं, वहाँ ममता के यहाँ दुआरे दुआरे कहते हैं, तो वो सारे जो स्कीमें हैं उसके तहत बीजेपी ने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है और आज से उनका ये अभियान चल रहा है। और इससे जो ग्रास रूट पे संपर्क का मामला है वो तेज़ होगा और इससे बीजेपी को चुनाव में जो ऊपर के माहौल की बात तो ठीक है, लेकिन नीचे तक घुसने में निश्चित रूप से फायदा होगा। उधर बीजेपी ने बूथ मजबूत करने का मिशन छेड़ा और इधर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद सुनील मंडल की गाड़ी को घेर लिया। जब सुनील मंडल अपने गाड़ी से बीजेपी स्टेट ऑफिस पहुंचे थे, उस वक्त जो टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता थे वो उनके गाड़ी के सामने आकर लेट गए। हल्की झड़पें भी हुई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में, और किसी भी तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो उस वक्त स्टेट बीजेपी ऑफिस के अंदर थे, उन्होंने सुनील मंडल को उनकी गाड़ी से निकाला और उसके निकालने के बाद उन्हें पार्टी ऑफिस में अंदर लेकर गए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी दूसरे नंबर पर तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन बढ़ते राजनीतिक टकराव और हिंसा शायद इस बात का इशारा कर रहे हैं कि टीएमसी के खेमे में बेचैनी बढ़ने लगी। टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये लोग इतना एक पॉलिटिकल पार्टी को भी इसका सामने ऐसे तरीके से कैसे इसको मंच करने दिया गया। टोटल इट्स एनर्की, टोटल एनर्की, नथिंग मोर देन दैट। पश्चिम बंगाल में जब भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कोई चुनौती देने वाली ताकत उभरी तो बंगाल के रक्त रंजित होने का इतिहास पुराना है। जैसे जैसे बीजेपी का उभार नजर आने लगा है, वैसे वैसे इतिहास भी खुद को दोहरा रहा है। 1911 में देखा गया था जब ममता बनर्जी जीत की तरफ बढ़ रही थी, नंदीग्राम हो चुका था, बहुत सारे उनके साथ जो लुम्पन प्रोलेटेरिएट जिसको लेफ्ट फ्रंट की भाषा में कहते हैं वो साथ आ चुका था, तो वो सब जुट गए थे। तो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने खूब हिंसा फैलाई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि परिवर्तन हुआ। इस बार भी टीएमसी के लोग एकदम हिंसा के उदारू हैं। गुजरता साल और आने वाले दिन पश्चिम बंगाल में बहुत राजनीतिक सरगर्मी भरे रहने वाले हैं। इसके पीछे कारण है टीएमसी और बीजेपी के बीच बढ़ता राजनीतिक टकराव। इस टकराव की वजह है बीजेपी की महत्वाकांक्षा और टीएमसी की अपनी सरकार बचाए रखने की बेचैनी। अरुणाचल से लेकर मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा और फिर बिहार की जीत के बाद अब बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने लेफ्ट के गढ़ त्रिपुरा में भी सत्ता पर कब्जा कर असंभव सी सियासी कामयाबी दिखाई थी। इसके बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव की लड़ाई में जुटी बीजेपी ने पिछले 1 साल में बंगाल के सियासी समीकरण उलट कर रख दिए।
और अब की बार सरकार उखाड़ने की सीधी हुंकार दी जा रही है। दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2014 के चुनाव में अमित शाह ने इस असंभव लक्ष्य को चुना था। उन्होंने तय किया था कि पार्टी की सरकार उन राज्यों में बनाना ही उनका लक्ष्य है जहां बीजेपी कमजोर है। और बीते 6 साल में बंगाल में बीजेपी की सिर्फ कमजोरी ही दूर नहीं हुई, बल्कि पार्टी कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज हैं। 2019 में बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है और उसकी वजह से अब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो अब सीधा सीधा मुकाबला उन्हीं दोनों के बीच में हो गया है, टीएमसी और बीजेपी के बीच में। और लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस साइड में हैं, वो उतने पावरफुल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं पावरफुल हैं, तो सीधे सीधे मुकाबले में हिंसा जो है वहाँ का स्थायी भाव हो गया। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये चिंता का विषय है। अमित शाह जिस तरह चुनौती दे रहे हैं उसके पीछे वजह है 2019 के चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के हर इलाके में अपनी छाप छोड़ी है। बीजेपी को बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में जबरदस्त बढ़त मिली। पार्टी ने नॉर्थ बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया। इस इलाके में सत्ताधारी टीएमसी का खाता तक नहीं खुला था। बीजेपी ने पश्चिमी बंगाल के इलाके में 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जिन दक्षिणी पश्चिम जिलों को राढ़ का क्षेत्र कहा जाता है, वहां भी बीजेपी ने 5 सीटों पर कमल खिलाया। साउथ बंगाल में बीजेपी ने 3 सीटें जीती। और लगातार बीजेपी में हिंसक झड़पों की भी खबरें आती जा रही है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है ममता बनर्जी सरकार पर कि इस तरह की हिंसक झड़पों के लिए टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार जिम्मेदार है। लगातार इस तरह की टकराव की घटनाएं हो रही है और आज भी ऐसी ही घटना हुई है। लेकिन अब ममता बनर्जी इन दिनों दोहरे संकट में उलझ चुकी हैं। उनके सामने वोट बैंक बचाने की चुनौती तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है अपने खेमे के उन चेहरों को बचाए कर रखना जिनका बंगाल के अलग अलग इलाकों में खासा जनाधार माना जाता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार टीएमसी के कई कद्दावर नेता, यहां तक मंत्री भी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में बचाकर रखना अब ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती है। पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफों का दौर लगातार जारी है और ज्यादातर बड़े नेता बीजेपी में शामिल होते चले जा रहे हैं। और चोला बदलने वाले नेताओं को देखें तो बंगाल की राजनीति अब भगवा रंग में रंगती नजर आ रही है। सेनापतियों ने छोड़ा ममता का हाथ। बंगाल के नेता बीजेपी के राजनीतिक विचारधाराओं के शीर्ष पुरुषों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक धरती पश्चिम बंगाल ही रही है। किसकी होगी जी, किसकी हार? बीजेपी के राजनीतिक विचारधाराओं के शीर्ष पुरुषों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक धरती पश्चिम बंगाल ही रही है। लेकिन पार्टी की स्थापना के 40 साल बीत जाने के बाद भी पार्टी यहाँ दूर रही। पश्चिम बंगाल में वामपंथ का एक छत्रराज करीब 35 साल तक चला है और इसके लिए धरातल पर काम भी शुरू हो गया है। बंगाल में बीजेपी का जयघोष बना है, हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। लेकिन टीएमसी के साथ और बीजेपी ने अब यह नया नारा दिया है पश्चिम बंगाल में, हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। और जब बीजेपी नए नारों के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जैसा जैसा उनका उभार पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है, झड़पें भी बढ़ती चली जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी एक और झड़प की वानगी है जो आज पेश आई है। दरअसल आज कोलकाता में बीजेपी दफ्तर में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए कई नेताओं का स्वागत समारोह था, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, हंगामा होता रहा। और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो आरोप लगाया कि जमकर पथराव भी किया गया है। खुद टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी दफ्तर के सामने मंच लगा दिया और ये टकराव की स्थिति आई। हमारे सहयोगी
अमित सिंह, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए यहां पहुंचे, उन्होंने पाया कि टीएमसी के कई कार्यकर्ता उन नेताओं के सामने लेट गए, उनकी गाड़ी को रोक दिया गया जो बीजेपी दफ्तर जा रहे थे, और ऐसे में यह हिंसक झड़प सामने भी आई। और यह बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल में जहां पर कि बूथ लेवल पर सबसे बड़ा चुनावी अभियान आज शुरू हो चुका है, और इसके तहत बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी के बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया और उनके घरों पर नेम प्लेट लगाकर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का ऐलान भी कर दिया। बंगाल में बीजेपी का बूथ वॉर। बूथ बूथ कमल का फूल। 78,000 बूथ पर बीजेपी मजबूत। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बंगाल के हर पोलिंग बूथ तक अपना दम दिखाने की ऐसी पहल की है जिसकी काट ढूंढना ममता बनर्जी की टीएमसी के बस की बात नहीं लगती। बीजेपी के बड़े नेता हर बूथ के पार्टी अध्यक्ष को सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी नेता 3 दिन तक ऐसे मिशन में जुट गए हैं जिसमें हर बूथ अध्यक्ष के घर जाकर उसकी नेम प्लेट लगाई जा रही है। बूथ अध्यक्ष को माला पहनाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो राज्य के जो स्टेट बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो इस तरीके से माले अर्पण कर रहे हैं और यहाँ पर उनको सम्मानित कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने मिशन 200 प्लस की तरफ मजबूती से ऐसा कदम बढ़ाया है जिसकी धमक हर बूथ पर गूंजने लगी है। बीजेपी के सभी बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया जा रहा है। बूथ अध्यक्षों के घर पर उनकी नेम प्लेट लगाई जा रही है और बूथ अध्यक्षों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चिट्ठी भी सौंपी गई, जिसमें चुनाव के लिए जुटने को कहा गया। तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का। इस तरीके से देखिए बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं बूथ पे उनका नेम प्लेट इस वक्त यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्लोगन यहाँ पर दे रहे हैं और जो बूथ अध्यक्ष होंगे, जो बूथ अध्यक्ष, उन्हें सम्मानित करने का ये एक तरीका है। तो ये आज कार्यक्रम आपका पूरे दिन चलेगा। आज ये पूरे पश्चिम बंगाल में प्रत्येक बूथ पर हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। हम बूथ अध्यक्ष के घर जा रहे हैं और बूथ अध्यक्ष के घर जा करके उनके यहाँ हम लोग उनका नेम प्लेट लगा रहे हैं। बूथ अध्यक्ष को हम लोग ये बताइए ये क्या है? ये जो अमर बूथ सबसे मजबूत, ये कार्यक्रम पूरे पश्चिम बंगाल में हर बूथ पर हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी ने अपने कार्यक्रम को आमार बूथ सबसे मजबूत का नाम दिया है। इस जनसंपर्क अभियान में बीजेपी के 78,000 बूथों तक पहुंचने की मुहिम तय की गई है। इसमें सभी बूथ अध्यक्षकों का सम्मान किया जा रहा है और बूथ अध्यक्षकों के घर पर नेम प्लेट लगाई जा रही है। इसके अलावा जेपी नड्डा का संदेश दिया जा रहा है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की जा रही है। बीजेपी के बातों को हम घर घर में पहुंचाएंगे, चेष्टा कर कोशिश करेंगे। जितना घर में जाएंगे हम उतने ही हम सक्सेस मिलेगा। जितने घर में जाएंगे उतने ही सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर देखिए तमाम यहाँ पर लोग हैं, सीधा हम इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतेंद्र यादव। सतेंद्र, ये बताओ यहाँ पर क्यों पहुँचे हो? हमारा आज का कार्यक्रम है हमारा बूथ सबसे मजबूत। माननीय बड़े भाई श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में आज हम लोग घर घर में जाकर बूथ अध्यक्षों का नेम प्लेट लगा रहे हैं, उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। फायदा क्या होगा इससे? फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि घर घर जा जाकर हम लोग वोट के लिए अपील करेंगे और आने वाले समय में परिवर्तन लेके आएंगे। 2021 में भाजपा का सरकार लेके आएंगे। अब गांव से लेकर कस्बों की गलियों तक भी बीजेपी के झंडे नजर आने लगे हैं। बीजेपी के हर बूथ तक पहुंचने के अभियान से तृणमूल कांग्रेस में खलबली मच गई है। बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए 23 ऐसे कामों की लिस्ट तैयार की है जिसमें नए और युवा वोटरों को जोड़ने के लिए फॉर्म भी भरवाया जाएगा।
वोटर लिस्ट पर भी ध्यान देना शुरू किया गया है और इसका सीधा फायदा अगले चुनावों में बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त की, शिवसेना ने सामना के जरिए कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है। शिवसेना ने एनसीपी नेता शरद पवार को अब यूपीए की कमान सौंपने तक की मांग कर दी है। सामना के मुताबिक सोनिया गांधी ने अपनी जिम्मेदारी तो बखूबी निभाई है, लेकिन उनके आसपास के पुराने नेता अब नहीं रहे। शिवसेना ने राहुल गांधी की क्षमता पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि नतीजे बताते हैं कि उनमें कमी तो जरूर है। सामना में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को विपक्ष टक्कर नहीं दे पा रहा है, ऐसे में विपक्ष को अब सोचना चाहिए। और ये एक बड़ा और अहम बयान भी शिवसेना का मुखपत्र है सामना, और शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से ही इस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता पर है, लेकिन अपने मुखपत्र सामना के जरिए बड़ा हमला कांग्रेस पर किया है शिवसेना ने और राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। यहां तक कि उन्होंने कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि यूपीए की कमान शरद पवार को सौंपी जाए। और इस तरह की बात अटकलें लगातार पिछले दिनों राजनीतिक हलकों में भी, लेकिन अब शिवसेना की तरफ से ही यह मांग की गई है और शिवसेना के मुखपत्र सामना में यह सवाल खड़े किए गए हैं। तो बीजेपी भी हमलावर है। सामना ने आज के अपने एडिटोरियल में राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की अकार्यक्षम करके कड़ी आलोचना की है। शायद सामना यह सुझाव देना चाहता है कि अब यूपीए का नेतृत्व शरद पवार जी ने करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी हो या राज्य की कांग्रेस हो, यह सत्ता के लिए इतनी लाचार बन चुकी है कि सामना ने कितनी भी आलोचना की, इसके बावजूद भी वो सत्ता पे टिके रहेंगे। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है जी, जो सरकार चल रही है, वो सरकार चलाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। सामना के लेख में विरोधी पक्ष के या यूपीए के कमज़ोर हो जाने की बात जो कही गई है उसमें बड़ी हद तक सच्चाई है। शरद पवार जी का नाम उन्होंने सजेस्ट करते हुए कहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इस बात में सच्चाई है कि शरद पवार जी का अपना व्यक्तित्व जो है वो मैं समझता हूँ कि आज देश में किसी भी राजनेता से बढ़कर है। और अगर मोदी जी के सामने कोई ताकत उभरनी हो तो उसका नेतृत्व अगर शरद पवार करें